चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन पर। तो यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड पोटेंशियोमीटर हमारा चल रहा था। ओके, पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था हमने। ये हमारा पार्ट 2। ओके, तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या किया था देख लेते हैं एक बार फटाफट। तो फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 में हमने पार्ट 1 में क्या किया था इसको देख लेते हैं। तो करंट एंड करंट डेंसिटी ये हमने कवर किया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको करवा दिया था। ये दो टॉपिक आपको हमने करवा दिए थे। ओके, आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग ओम्स लॉ के बारे में थोड़ी जानकारी एकत्रित करेंगे। किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? कुछ जनरल टर्म्स हम लोग पढ़ लेंगे। जनरल टर्म्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? आप लोग समझ सकते हो जनरल टर्म्स के अंदर हम लोग कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंस पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो ये हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग ओम्स लॉ के साथ। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ओम्स लॉ के साथ स्टार्ट करेंगे। ओम्स लॉ की स्लाइड ओपन कर लेते हैं डायरेक्ट। ओम्स लॉ जो आप क्लास 10th में पढ़ते हो वही है ओम्स लॉ। ठीक है, तो पढ़ेंगे आप लोग मेरे साथ। द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड such that physical condition like temperature, density, etc. remain unchanged. ओके, तो ये होता है आपका ओम्स लॉ। क्या समझ में आया आपको? समझ में आपको ये आना चाहिए कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में टेम्परेचर और डेंसिटी, ये जो फिजिकल कंडीशन होती है इसकी, वो अनचेंज्ड होनी चाहिए, अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। अब इस कंडक्टर के अंदर जितना करंट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा? वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, लिखने को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ओके, यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग आर के नाम से जानते हैं। यहां पर आई आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा? आप इसको अरेंज कर सकते हो इस तरह से, वी इज इक्वल्स टू आई आर। ओके, यहाँ पर वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज बोल सकते हो आप लोग। वी यहाँ पर क्या है? वी यहाँ पर करंट है हमारा। आर क्या है हमारा यहाँ पर? आर यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो जानी चाहिए। रेजिस्टेंस मतलब आर। ओके, ये चीज होती है ओम्स लॉ के अंदर। ये सभी आपको आनी चाहिए। ओके, काफी सिंपल डेफिनेशन है ओम्स लॉ की, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये ग्राफ की जरा फोकस करें। ये ग्राफ, इस ग्राफ पे आप लोग फोकस करें। ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि वी और आई जो है वो डिपेंड करेंगे एक दूसरे के ऊपर। देखिएगा, ये वी है, ये हमारा आई है। ओके, तो जितना पोटेंशियल हम लोग अप्लाई करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के रहेगा। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर बनेगा, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पर। ओके, इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। ओके, अगर यहाँ पर से हम लोग निकालने की कोशिश करें एक पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए यहाँ पर करंट हमारा कितना है? यहाँ पर हम लोग वोल्टेज मानते हैं पहले। वोल्टेज हमारे पास है 5 वोल्ट का। ओके, तो यहाँ पर जो आई होगा, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? आई यहाँ पर हमारा 5 एम्पियर हो सकता है। अगर यहाँ पे निकालें हम लोग, मान लीजिए यहाँ पर 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर हमारा करंट कितना होगा इसके हिसाब से? यहाँ पर जो हमारा करंट होगा वो 10 एम्पियर का हमारे पास करंट होगा। आया कुछ समझ में? ये होता है। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछा जा सकता है, बताइए ओम्स लॉ के अनुसार वी और आई का जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार का होगा? तो आप लोग क्या बोलेंगे? अ स्ट्रेट लाइन। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर आपके पास परीक्षा बोध हो तो वहां पर आप लोग चेक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोग क्या लिखेंगे? वी आई का जो ग्राफ होगा, वी और आई का जो ग्राफ होगा ओम्स लॉ के अनुसार, वहां पर आपको क्या देखने को मिलती है? स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है। ओके, स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, वैसे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स मतलब ऑब्जेक्टिव की तैयारी अलग से करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स की तैयारी भी हम लोग अलग से करेंगे। ओके, तो वहां पर एक बार और रिपीट करवा देंगे आपको। ठीक है, चलिए, आप सभी लोग हमारे साथ साथ नोट करते चलें, अपने नोट्स बनाते चलें। ओके, तो नोट्स बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ की लिमिटेशन। आखिर क्या लिमिटेशन है ओम्स लॉ की? ठीक है, ओम्स लॉ की लिमिटेशन आप लोग नीचे देख सकते हो। इफ टेम्परेचर चेंजेस ओम्स लॉ कैन नॉट बी एप्लीकेबल। तो अगर आप लोग टेम्परेचर ये वगैरह चेंज कर देते हो, फिजिकल कंडीशन में कुछ कुछ भी चेंज करते हो, तो वहां पर हमारा ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर के ऊपर ही ये डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ओमिक कंडक्टर के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर डिवाइस लाइक
डायोड, जीनियर डायोड, ठीक है, एटसेट्रा। आगे आप लोग पढ़ोगे सेमीकंडक्टर, एक चैप्टर है हमारा जो कि आपका लास्ट चैप्टर होता है फिजिक्स का। वहां पर आप लोग डायोड के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो वहां पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि उनके ऊपर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, तो अभी आप लोग सिर्फ इतना याद रख लो, नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर डिवाइसेस लाइक डायोड, जीनियर डायोड एटसेट्रा। ओके, वहां पर आपको हम लोग समझा देंगे जब आपको सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे तब। ओके, तो ये लिमिटेशन है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप लोग ये 3 लिमिटेशन बता सकते हो। ओके, ज्यादा आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से 2 या 3 याद कर लो काफी है। अच्छा, तो ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस आता है, कैसे आता है? क्योंकि V इजिकल्स टू होता है हमारे पास आई आर। V इजिकल्स टू क्या होता है हमारे पास? आई आर। तो ये जो R है ना, ये R को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो अब इस रेजिस्टेंस की खास बात क्या होती है, ठीक है, वो हम लोग जान लेते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या होता है भैया? एक तरह से रुकावट होती है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रुकावट होती है। रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ऑब्स्ट्रक्शन बोल दो या रुकावट बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। किसके रास्ते में रुकावट होता है? तो करंट के रास्ते में जो रुकावट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट के रास्ते में जो रुकावट पैदा करता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये बात आप सभी को पता होगी, रेजिस्टेंस का मतलब ही रुकावट होती है करंट के रास्ते में। अच्छा, चलिए, तो अब ये जो रेजिस्टेंस होता है वो किस किस फैक्टर पे, कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? ओके, उनको देखेंगे हम लोग, बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे, टेंशन वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। एक कंडक्टर हम लोग बना लेते हैं। ये देखिए, एक अच्छा सा कंडक्टर हमने बना लिया। ओके, ये मान लीजिए इसकी लेंथ एल है, ठीक है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो ये वाला है, सर्कुलर सेक्शन जो है ये, ठीक है, ये मान लेते हैं हम लोग ए है। ओके, ये समझ में आया आपको? एल हमारे पास लेंथ है, ए हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इसके हिसाब से आप लोग देखेंगे, इसके हिसाब से आप लोग देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होगा हमारा? यहाँ पर जो लेंथ होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितनी ज्यादा लेंथ होगी हमारे पास, जितनी ज्यादा लेंथ होगी हमारे पास उतना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा। इसको आप लोग किस तरह से समझेंगे? अब देखिए, करंट जो होता है, करंट जो होता है, करंट इस तरह से ट्रेवल करेगा मान लीजिए। अब जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी वहां पर उसको रेजिस्टेंस भी ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, तो जितना लंबा वायर होगा उसमें रेजिस्टेंस होने की चांसेस ज्यादा है छोटे वायर के कंपेयर। आया समझ में? तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। यहां पर देखेंगे, इससे आप लोग और समझ में आ जाएगा आपको। यहां पर हमारे पास एल लेंथ है, तो यहां पर हमारे पास 1 ओम का, ओम इसकी यूनिट होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, इस तरह से बनाया जाता है। तो अगर हमारे पास लेंथ हमारे पास अगर एल है, लेंथ अगर हमारे पास एल है, तो वहां पर हमारे पास रेजिस्टेंस अगर 1 ओम बन रहा है, तो अगर 2 लेंथ हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी हमारा डबल हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये बात होती है क्योंकि डबल हो जाता है चीजें। ओके, चलिए, ये बात हमें समझ में आ गई। तो पहला फैक्टर हमें समझ में आया कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ओके, आगे देखेंगे। आगे हमारे पास है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये जितना छोटा रहेगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना छोटा रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा रेजिस्टेंस के लिए। अगर बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा तो उससे दिक्कत क्या है? करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा। मान लीजिए, देखिए आपको समझाते हैं चीज यहां से। एक इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम लोग, इस तरह से इसको इतना बड़ा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हमने कर दिया। अगर मान लो आप छोटे से एक इंसान हो, ठीक है, इतने से बड़े हो, तो आप, ये हमारा आई जो है ये इंसान है, ठीक है, ये आसानी से इधर हो जाएगा, आराम से ये पास हो जाएगा यहां से यहां तक। ओके, यहां से यहां आसानी से पास हो जाएगा क्योंकि जो सर्कुलर एरिया है हमारे पास, ठीक है, उसकी लेंथ इतनी है, वो इतने एरिया में फैला हुआ है कि आई को आसानी से पास हो जाने देगा। लेकिन अगर हम लोग इस क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमारे पास ए है उसको हम लोग छोटा बना दे, तो क्या अब ये आई यहां से पास हो पाएगा? तो देखो, ये जो है ये बड़ा है, ये छोटा है, तो अब ये पास नहीं हो सकता। तो आई हमारे पास करंट है, तो अगर हमारे पास एरिया बड़ा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा, तो आसानी से करंट हमारा ज्यादा पास होगा। और करंट का दुश्मन कौन होता है? करंट का दुश्मन होता है रेजिस्टेंस। अब अगर करंट आसानी से पास हो रहा है बड़े एरिया से, तो रेजिस्टेंस वहां पर क्या होगा? कम होगा, ठीक है, बड़े एरिया में रेजिस्टेंस कम होगा, छोटे एरिया में जो रहेगा वो करंट को ज्यादा दिक्कत पैदा करेगा।
ठीक है, इसलिए हम लोग इन्वर्स कर रहे हैं। इस तरह से आप लोग अपना दिमाग लगाकर बता सकते हो। तो रेजिस्टेंस जो होगा वो 1/a होगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा a के। इस तरह से इसको बोला जा सकता है। तो अब हमने दो प्रकार से इसको समझ लिया है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। यहाँ पर ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, 1/a। ओके, तो अब इनको कंबाइन कर देते हैं। R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा L/a। ठीक है, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट जो होगा उसको हम लोग रो से बनाते हैं, रो। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट होता है रो, क्योंकि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लोग हटाते हैं तो एक रो आ जाता है, मतलब एक कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पर रो आ गया, रो हमारे पास एक कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट का एक नया नाम दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बोलेंगे रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी, रजिस्टी रजिस्टिविटी, या फिर आप लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसे बोल सकते हो, रजिस्टिविटी। ठीक है, विटी, रजिस्टिविटी। ओके, तो रो यहाँ पर क्या है, इसको रो बोला जाता है। ठीक है, जो पी का साइन आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन के सामने, ये क्या है, यहाँ पर रो है। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको कि एल के ऊपर डिपेंड करता है और ए के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और इस तरह से हमने एक एक्सप्रेशन निकाल लिया कि आर इक्वल्स टू रो L/a। अब यहां से आप लोग आगे देखेंगे, यहां से आप लोग आगे देखेंगे तो दो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। टॉपिक नहीं बोलना चाहिए, पॉइंट बोलना चाहिए, कि पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट हमें समझ में आ गया कि जितना बड़ा एरिया होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, जितना छोटा एरिया होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। एरिया कौन सा हम लोग बात कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे टेम्परेचर। तो भाई साहब टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, द टेम्परेचर टी ऑफ द मटेरियल द हायर टेम्परेचर यूजुअली रिजल्ट इन हायर रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर अगर आप लोग बढ़ाओगे तो हमारा रेजिस्टेंस जो रहेगा वो भी बढ़ जाएगा। ओके, हमारा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स रहेंगे वो वाइब्रेट करेंगे। ओके, जो मटेरियल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो वाइब्रेट करेंगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। जब भी तो बोलते हैं कि टेम्परेचर को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। ओके, अगर वायर हमारा गर्म हो जाता है तो करंट वहां से कम फ्लो होता है। ओके, यही रीजन होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है द काइंड ऑफ मटेरियल। अच्छा, अब आप लोग मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हम लोग देखते हैं बाजार से, अगर हमें बाजार से हमें अच्छा वायर लेके आना है, ठीक है, तो हम लोग वायर कौन सा लाते हैं जो कि अच्छे मटेरियल से बना हुआ होता है। तो ऑब्वियसली मटेरियल के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ओके, ये बात हो जाती है। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो चार फैक्टर आपको बता दिए हमने, कोई से तीन आप लोग याद कर सकते हो, चाहो तो चारों याद कर लो, कोई बड़े नहीं है, आसानी से याद हो जाएगी। ओके, तो टेम्परेचर आप लोग अच्छे से याद रखना। टेम्परेचर अगर आप लोग बढ़ा देते हो तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है ये, वैसे फिल इन द ब्लैंक्स में ज्यादा चांसेस है। ओके, चलिए, तो ये टॉपिक भी हमारा हो गया फिनिश, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं इसे। ओके, चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस देखते हैं। रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है ये हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था। आर जो होता है वो क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू हमने देखा था रो L/a। रो L/a होता है, ठीक है, रो L/a। यहाँ पर जो रो है ना, रो को हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी बोलते हैं। रो जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी बोलते हैं, रजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, और आर क्या होता है, आर तो आपको पता है रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब ये जो रो है ना, ये रो एक तरह से क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है। ना तो वो एल के ऊपर डिपेंड करेगा, ना वो ए के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, समझना ध्यान से, ना तो वो एल के ऊपर डिपेंड करेगा, ना तो वो ए के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो रजिस्टिविटी है वो भी एक तरह से रेजिस्टेंस ही है। कैसे है, अब आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो रजिस्टिविटी है वो भी रेजिस्टेंस ही है। मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो हम लोग 1 यूनिट मान लेते हैं, 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट, आप मीटर ले सकते हैं, सेंटीमीटर ले सकते हैं। ठीक है, 1 यूनिट हमने मान ली इसकी। उसके बाद ये हमारी लेंथ हो गई 1 यूनिट, ठीक है, मीटर मान के चलते चलो थोड़ी देर के लिए। उसके बाद ये जो है हमारे पास एरिया, ये जो हमारे पास एरिया है, ठीक है, ए जो हमारे पास है क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको भी हम लोग थोड़ी देर के लिए 1 मान लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर। ओके, तो इस समय अगर आप लोग यहाँ पर ये वैल्यू रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आर इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारे पास, रो रो एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है। एल की वैल्यू हमारे पास 1 है और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो क्या आर इज इक्वल्स टू रो हो जाएगा क्या,
बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आर इक्वल्स टू रो हो जाएगा, या फिर रो इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब हम लोग लेंथ को 1 मीटर रख लें, 1 यूनिट रख लेते हैं, और एरिया को हम लोग 1 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट रख लेते हैं, यूनिट स्क्वायर रख लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी यूनिट 1 हो जाती है तो आसानी से ये रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। तो जो रो है, ठीक है, रेजिस्टिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी एक स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी को क्या बोला जाता है, एक तरह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि ये स्पेसिफिक है। ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, तो दोनों नाम से आ जाए तो दोनों नाम से आप लोग कर सकते हो। ओके, रेजिस्टिविटी पूछे तो भी आप बता सकते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछे तब भी आप लोग बता सकते हो। आया इतना समझ में? चलिए, अब थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ दैट मटेरियल ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यूनिट लेंथ होनी चाहिए हमारे पास, यूनिट लेंथ होनी चाहिए हमारे पास, और यूनिट ही हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द पाथ ऑफ करंट। करंट के रास्ते में जो रुकावट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहीं पर वो डेफिनेशन लिखी हुई है, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस होता है, पहले रेजिस्टेंस के बारे में देखिएगा। रेजिस्टेंस जो होता है वो एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, बाहरी प्रॉपर्टी होती है। और जो हमारे पास, जो हम लोग बोलते हैं रजिस्टिविटी, ये कब पैदा होती है? रेजिस्टेंस के बाद ये पैदा होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ये होती है। ठीक है, ये बात होती है यहाँ पर। इंट्रिंसिक कौन है? रजिस्टिविटी है, और एक्सट्रिंसिक कौन है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो इसको वापस ले आते हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट आपको हमने क्लियर करवा दिए। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट आप लोग देखेंगे, वो की जो कि काफी सिंपल है। आपको इसमें से कोई से 3 पॉइंट याद करके रखने हैं। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ओके, तो तीसरा पॉइंट आप लोग देखेंगे, द रजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज सेम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ और साइज। तो जो रजिस्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी जो होती है, उसे ना तो लेंथ से फर्क पड़ता है, ना ही एरिया से फर्क पड़ता है। रीजन क्या है? क्योंकि ये तो हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, यही तो उसकी कंडीशन हमने दे रखी। ओके, इसको हमने फिक्स कर रखा है, तो ये बात है। लेकिन हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है। उसके बाद इसकी यूनिट आप लोग बता सकते हो। जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी यूनिट होती है ओम मीटर, और हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट होती है ओम। ओके, ये आप लोग यहां से बता सकते हो। यूनिट निकालना काफी सिंपल है, आप लोग निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक भी हमारा होता है यहाँ पर कंप्लीट। एक बार माइक चेक कर लेते हैं, आप सभी को वॉइस क्लियर आ रही होगी? ओके, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ओके, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अगर हम लोग किताबी दुनिया से थोड़ा बाहर निकले, ठीक है, किताबी दुनिया से अगर हम लोग थोड़ा बाहर निकलते हैं, तो बाहरी दुनिया में पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर ईएमएफ बोल देते हो, ईएमएफ की जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको फांसी पे चढ़ा देंगे। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? दोनों सेम ही होते हैं लगभग लगभग। ओके, ये तो हम लोग किताबी दुनिया में है, इसलिए इनमें हम लोग कंपेरिजन देख रहे हैं। नहीं तो अगर आप लोग जब आगे इलेक्ट्रिकल लोगे, कुछ भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो वहां पर आप लोग इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं, मतलब डिफरेंस तो देखोगे वहां पर, लेकिन आपको समझ में आएगा कि ये लगभग लगभग सेम ही चीज होती है। ओके, चलिए, ज्यादा बात नहीं करेंगे, डिफरेंस पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आने वाला है। ओके, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, तो इससे पहले कि हम लोग इसको पढ़ें, उससे पहले हम आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल बता देते हैं। प्रैक्टिकली नहीं बोलेंगे हम लोग, एक डायग्राम के हेल्प से हम लोग इसको बताने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो यहीं पर बना देते हैं डायग्राम अपन लोग। मान लीजिए ये आपके पास एक बैटरी है, ठीक है, ये आपके पास एक बैटरी है। क्या है? ये आपके पास एक बैटरी है। अच्छा, तो बैटरी जो होती है उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, एक को हम लोग नेगेटिव बना लेते हैं। ठीक है, एक को हम लोग क्या बना लेते हैं? नेगेटिव बना लेते हैं। तो एक का नाम देते हैं पॉजिटिव, एक का नाम देते हैं हम लोग नेगेटिव। तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव बोल देते हैं, कुछ भी बोल दो, इसको हम लोग नेगेटिव बोल देते हैं। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई?
इसकी इतनी बात आपको समझ में आई। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस बैटरी के अंदर, जब तक हमने कोई सर्किट नहीं लगाया तब तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ईएमएफ बोलेंगे। ठीक है, नो करंट फ्लो इन द सर्किट, अभी कोई करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस समय दो इलेक्ट्रोड के बीच में, इलेक्ट्रोड ही एक तरह से ये, तो यहां पर हम लोग पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोल देंगे। ओके, अच्छा, तो ईएमएफ हमें समझ में आ गया कि भैया सीधी सी बात ये है कि जब करंट कोई फ्लो नहीं होता है, सर्किट हमने कनेक्ट नहीं किया, तब तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम लोग ईएमएफ बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, फिर से हम लोग बैटरी बना लेते हैं, फिर से हम लोग बैटरी बना लेते हैं। ठीक है, इस बार बड़ी बैटरी बना लेते हैं, वैसे दोनों सेम ही है, वो तो बनाने को हम लोग कैसे ही बना सकते हैं। ये बैटरी बनाई हमारी, ये पॉजिटिव बनाया, ये नेगेटिव बनाया। इसको जब हमने सर्किट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सर्किट से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अच्छा, सर्किट इस तरह से बना लेते हैं, नीचे बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऊपर जगह नहीं है हमारे पास। यहाँ पर एक बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, एक बल्ब लगा देते हैं भैया, ये बल्ब ग्लो करेगा यहाँ से। ओके, बल्ब ग्लो करेगा। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए आप लोग, इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर सर्किट लग चुका है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर वोल्टेज आप लोग बोल सकते हो। इसको अच्छे से आप लोग बोलोगे तो वोल्टेज भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो होगा उसको हम लोग वोल्टेज बोल सकते हैं। ओके, तो ईएमएफ और वोल्टेज के बीच में डिफरेंस आए तब भी आपको इसी तरह से लिखना है, और पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच में डिफरेंस आ जाए तो भी आप लोग इस तरह से लिख सकते हो। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी आप सभी को समझ में। ठीक है, जब भी सर्किट कनेक्ट होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्टेज बोलेंगे। जब सर्किट कनेक्ट नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक बात आपको बताना चाहेंगे हम, ईएमएफ और वोल्टेज, इन दोनों में से हमेशा ज्यादा कौन रहेगा, हमेशा ज्यादा ईएमएफ रहेगा। ठीक है, ईएमएफ हमेशा ज्यादा होता है वोल्टेज से, ये बात आपको याद रखनी है, ईएमएफ हमेशा वोल्टेज से ज्यादा होता है। ठीक है, इट इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। ठीक है, ईएमएफ को हमेशा किससे मेजर किया जा सकता है, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से मेजर किया जा सकता है। अब ये पोटेंशियोमेट्रिक मेथड क्या होती है, ये पोटेंशियोमीटर से जुड़ी हुई है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग ये समझिए कि ये जो होता है ईएमएफ, इसको हम लोग ज्यादातर पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से मेजर करते हैं। यहाँ पर वोल्ट मीटर काम आ जाता है मेजर करने के लिए। ईएमएफ इज द मैक्सिमम वोल्टेज, ईएमएफ इज द मैक्सिमम वोल्टेज, ये मैक्सिमम होता है और ये मिनिमम होता है। ठीक है, मिनिमम नहीं बोलना चाहिए, लेस देन मैक्सिमम बोलना चाहिए। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम का खेल नहीं है यहाँ पर, हमें मैक्सिमम बोलना चाहिए यहाँ पर, और लेस देन मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी और अभी भी यही बता रहे हैं आपको। मैक्सिमम वोल्टेज ये रहेगा और मैक्सिमम से कम कौन रहेगा, तो भाई साहब ये रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। वो किस तरह से आप लोग बता सकते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखो, सब कुछ आपका काम यहाँ से हो जाएगा। ईएमएफ हमेशा वोल्टेज से ज्यादा होता है। ओके, चलिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेडी करंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेडी करंट। ठीक है, जो स्थिर करंट होता है, जैसे बैटरी हो गया, सेल हो गया, ठीक है, तो उनका करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो आप लोग बोल सकते हो ईएमएफ होता है। ठीक है, बैटरी की जब भी बात आती है तो हम लोग ईएमएफ के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं, इसके बारे में आपको हम बताते हैं, ईएमएफ के बारे में इस तरह से आप बोल सकते हो। उसके बाद इट इज, अब आप लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तो इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेडी करंट। ठीक है, स्टेडी करंट मतलब जो रुका हुआ करंट होता है, स्थिर करंट होता है। ओके, चलिए, तो आपको ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस भी समझा दिया। ओके, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, बढ़िया, आपके सामने डिफरेंस हमने लिख रखे हैं यहाँ पर। ओके, इसके अलावा ये जो नोट्स रहेंगे इनको आप लोग पढ़ा करो। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ओके, चलिए, तो 4 पॉइंट है, चार में से आप चाहो तो 3 कोई से याद कर लेना, लेकिन लिखने को आप लोग चारों लिखिए। ओके, चलिए, चलिए, तो आगे हम बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में। यहाँ से आप लोग इसको काट लीजिए, केसीएल के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ, द प्रॉब्लम रिलेटेड विथ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी सॉल्व बाय ओम्स लॉ। ठीक है, बट ओम्स लॉ इज इनकन्वीनियंट टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड विथ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट। To study complex electric circuit in year 1842, German scientist Robert Kirchhoff introduced two law called Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. देखिए, सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ की जरूरत हमें क्यों पड़ी, तो प्रॉब्लम हमारे पास क्या थी कि हमें किरचॉफ्स लॉ की जरूरत पड़ी।
तो देखिए भाई साहब, जो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स हुआ करते थे, जो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ करते थे उनको हम लोग किसके थ्रू सॉल्व किया करते थे? उनको हम लोग ओम्स लॉ के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो कि सिंपल होते हैं, नॉर्मल से इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं, उनके लिए हमारे पास ओम्स लॉ होता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट की, जब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट की, ठीक है, तो वहां पर ओम्स लॉ फेल हो जाता है। ओम्स लॉ वहां पर फेल हो जाता है। फेल किस तरह से होता है? काफी टाइम लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ओम्स लॉ को इनकन्वीनियंट मानते हैं। तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स सर्किट, ठीक है, तो इनको सोल्व करने के लिए हमारे पास आता है किरचॉफ्स के नियम। ठीक है, तो अभी तक हमने ओम्स लॉ को देखा था, तो ओम्स लॉ के अनुसार सिंपल सर्किट आसानी से सोल्व हो सकते हैं। लेकिन भाई साहब, अगर आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट, जटिल सर्किट को आपको सोल्व करना है, तो आपको किरचॉफ्स लॉ आना चाहिए। ओके, तो किरचॉफ्स लॉ किसने दिया था? तो क्या बोलोगे? रॉबर्ट किरचॉफ ने दिया था 1842 में। ठीक है, सन वन तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दो लॉ दिए थे इन्होंने जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, समझते हैं इसको। काफी सिंपल है, अगर आप लोग इसको ध्यान से समझोगे तो सिंपल रहेंगे, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं। ओके, अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि किरचॉफ्स लॉ तो हमारा रिड्यूस हो चुका है। तो किरचॉफ्स लॉ की एप्लीकेशन रिड्यूस हुई है, ना कि किरचॉफ्स लॉ पूरा रिड्यूस हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग, किरचॉफ्स लॉ पूरा रिड्यूस नहीं हुआ है। किरचॉफ्स लॉ के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। ओके, तो किरचॉफ्स लॉ को आपको पढ़ना रहेगा, एप्लीकेशन हम लोग आपको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि एप्लीकेशन उसकी रिड्यूस हुई है। ठीक है, चलिए, तो किरचॉफ्स लॉ पहला और किरचॉफ लॉ दूसरा हम लोग देखने वाले हैं। किरचॉफ्स का जो पहला नियम है, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग केसीएल भी बोलते हैं। ओके, केसीएल। तो केसीएल के अनुसार क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू केसीएल, इन अ नेटवर्क ऑफ अ कंडक्टर, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। इज ऑलवेज जीरो। समझेगा इसको यहां से? एक हम लोग सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, सर्किट बना लेते हैं कुछ इस तरह से। अ, इसका सिरा थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। इसको देखिए, यहां से एक वायर आ रहा है, यहां से एक वायर है, इस तरह से वायर हमारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे वायर जुड़े हुए हैं। ओके, ये देखिएगा आप लोग ध्यान से। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, जो सभी को कनेक्ट करके रख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे जंक्शन पॉइंट। ठीक है, जंक्शन पॉइंट, जंक्शन पॉइंट। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग जंक्शन पॉइंट। तो ये जो वायर है, वायर का नाम देते हैं हम लोग, वायर का नाम नहीं देते, काम करते करंट का नाम देते हैं। यहां से मान लीजिए करंट आ रहा है हमारे पास, जिसको हम लोग बोल देते हैं आई वन करंट। यहाँ पर भी एक करंट आ रहा है, जिसको हम लोग बोल देते हैं आई टू करंट। कुछ भी मान सकते हो आप लोग, आई टू बोल दें हम लोग यहाँ पर। यहाँ से करंट जा रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं आई थ्री। ओके, यहाँ से करंट फिर से आ रहा है, इसको हम लोग बोल देते हैं आई फोर। यहाँ से करंट फिर से जा रहा है, इसको हम लोग बोल देते हैं आई फाइव। ओके, इस तरह से आप लोग कुछ भी बना सकते हो, बनाने को आप लोग बना सकते हो, आ रहा हो या जा रहा हो कुछ भी बना सकते हो। ओके, तो जो करंट इस जंक्शन पॉइंट के ऊपर आ रहा है और जो करंट इस जंक्शन पॉइंट से जा रहा है, अगर आप इन सभी का सम करते हो, अगर आप इन सभी करंट का सम करते हो, एल्जेब्रिक सम अगर आप लोग करते हो, ठीक है, डायरेक्शन डिपेंडेंट, तो अगर आप लोग इनका सम करते हो, एल्जेब्रिक सम करते हो, तो ये किसके इक्वल आएगा? तो ये इक्वल आएगा जीरो के। ठीक है, आई वन, आई टू, आई थ्री, आई फोर, आई फाइव, आई सिक्स, आई सेवन, इन सभी का अगर आप लोग सम करोगे तो ये आएगा जीरो। इसको बोलते हैं किरचॉफ का करंट लॉ। ठीक है, यही होता है किरचॉफ का करंट लॉ। अब आप लोग पढ़ सकते हैं डेफिनेशन एक बार फिर से। According to KCL, in a network of a conductor, the algebraic sum, algebraic मतलब direction dependent, the algebraic sum of all the current meeting at any junction point is always zero। ये बात होती है। तो आप लोग इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, आगे हम लोग आपको सोल्व करवाएंगे। उससे पहले इसको लिखना सिखा देते हैं आपको किस तरह से इसको बनाया जाता है। ये बनाया हमने समीशन का साइन, जोड़ने का साइन। हमारे पास आई करंट है, ठीक है, इसमें हम लोग बोल देते हैं आई हमारे पास छोटा वाला जो है वो वेरिएबल है। इसको वेरी करवा देते हैं वन से लेकर यहां पर आप लोग नंबर लिख सकते हो, लेट से एन, एन तक वेरी कर जाएगा। हमने जो एग्जांपल बनाया है, इसमें एन की जगह पर सेवन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। ये किसके इक्वल आएगा? ये इक्वल आएगा जीरो के। ठीक है, ये बात होती है। तो ये होता है किरचॉफ का पहला नियम, जो कि काफी ज्यादा सिंपल है। ओके, चलिए इसको लिखना कैसे है,
इस एग्जाम्पल को कंप्लीट पूरा कैसे करना है इसको हम लोग आगे देखते हैं। यहां पर आप लोग देखेंगे हमारे पास यहाँ पर जो करंट बने हुए हैं उसके अनुसार चलते हैं हम लोग। ये हमारे पास I1 है, I2 आ रहा है, I3 जा रहा है, I4 फिर से आ रहा है, I5 जो है वो जा रहा है, I6 भी यहाँ से जा रहा है, I7 जंक्शन पॉइंट पे आ रहा है, I8 जो है हमारे पास, ठीक है, वो भी जंक्शन पॉइंट पे आ रहा है। तो जो जो करंट जो जो जंक्शन पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, जो भी करंट जंक्शन पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, उनको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। उनको हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग देखिएगा, यहां से हम स्टार्ट करेंगे I1 से। I1 क्या करंट जो है, I1 जो करंट है क्या जंक्शन पॉइंट की तरफ आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये तो जा रहा है, तो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो I1 क्या आएगा हमारे पास? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको जोड़ेंगे, अब I2 से जोड़ेंगे, तो क्या I2 हमारे पास आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। I3 हमारे पास जा रहा है, तो इसको नेगेटिव लेंगे। इस तरह से हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे। जो आप लोग देख सकते हो, ये सभी के सभी किसके इक्वल आएंगे? ये सभी के सभी जीरो के इक्वल आएंगे। यही हमारा लगभग लगभग एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसी को आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। आगे हम लोग किस तरह से बढ़ा सकते हैं? अब जो माइनस वाली जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं, उनको आप लोग जीरो के इधर ले जाइए, ताकि दोनों चीजें पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार का बन सकता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास किरचॉफ्स करंट लॉ का फाइनल एक्सप्रेशन। ओके, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट होता है किरचॉफ्स का करंट लॉ। चलिए, तो आगे हम बात करेंगे किरचॉफ के सेकंड नियम के बारे में। फर्स्ट हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। ओके, किरचॉफ का सेकंड नियम। किरचॉफ का सेकंड नियम बोल दो आप लोग, या फिर आप लोग बोल सकते हो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, एक ही बात है। ठीक है, तो अभी तक हमने करंट के बारे में देख लिया है, करंट हमने समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करेंगे किरचॉफ के वोल्टेज लॉ के अनुसार। ठीक है, किरचॉफ के वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है उसको हम लोग देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू केवीएल द नेट पोटेंशियल, या फिर आप लोग ईएमएफ बोल सकते हो। ठीक है, according to KVL, the net potential EMF in a closed mesh is equals to the sum of product of current and corresponding resistance, that is summation IR equals to summation E। ठीक है, ये होता है। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, उसके बाद इसको समझाते हैं आपको। अकॉर्डिंग टू केवीएल, केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लो, द नेट पोटेंशियल, जितना भी नेट पोटेंशियल होगा, ईएमएफ होगा, इन अ क्लोज्ड मेश, एक क्लोज्ड सर्किट के अंदर, is equals to the sum of product of current and corresponding resistance। ओके, अब समझते हैं हम लोग इसको अच्छे से। यहां पर आप लोग देखेंगे, यहां पे आप लोग देखेंगे, आपको केवीएल समझाने जा रहे हैं हम लोग। केवीएल, ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लो। मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है। ठीक है, सर्किट बना लेते हैं भैया। ये मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है, कंप्लीट करेंगे अभी, रुकिए आप लोग। यहाँ पर हमारे पास, या फिर आप बोल सकते हो सेल लगा हुआ है, या फिर बैटरी बोल सकते हो। थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको सेल मान के चलते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ओके, यहाँ पर मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस है हमारे पास, लेट से आर। ठीक है, आर हमारे पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर जो करंट है, करंट आई हमारे पास जा रहा है। अब इस बैटरी का जो ईएमएफ है, इस बैटरी का जो ईएमएफ है, लेट से ई, ई हमारे पास क्या है? ईएमएफ है। तो इसके अनुसार जो ईएमएफ होगा इस पूरी क्लोज्ड मेश के अंदर, ठीक है, मेश कौन सी है हमारे पास? ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, ये हमारे पास एक मेश है, एक जाल है हमारे पास, ए, बी, सी, डी और ए, क्योंकि ये क्लोज्ड है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको बना लेते हैं, ए बी सी डी ए। ये हमारे पास क्या है? क्लोज्ड मेश है हमारे पास। ठीक है, क्लोज्ड लूप बोल दो या फिर मेश बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, किसी किसी बुक में लूप लिखा होता है, किसी में मेश लिखा होता है, तो एक ही बात होता है। चलिए, तो अब हमारे पास जो ई रहेगा वो इक्वल्स टू रहेगा ई और आर के। ठीक है, ई और आर के ये इक्वल रहेगा, ये बात होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा बैटरी है, एक से ज्यादा बैटरी है, तो ई में भी हमारे पास एक से ज्यादा होगा, तो हम लोग इसको समीशन के साथ बना लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हमारे पास आई और आर ज्यादा है हमारे पास, तो यहाँ पर भी हम लोग समीशन का साइन बना लेते हैं। और यही हमारे पास क्या होता है? किरचॉफ का वोल्टेज लॉ होता है। ठीक है, आया आपको समझ में? यही होता है। चलिए, एक बढ़िया सा एग्जांपल लेके समझते हैं, जिससे कि हमें और भी केवीएल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गया क्या करना है? ई और ई का समीशन कर देना है और आई आर का समीशन कर देना है। ठीक है, क्लोज्ड मेश के अंदर। चलिए, तो उसके बाद फिर से एक बार डेफिनेशन आपको बता देंगे, लेकिन पहले इसको एक
एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे फंडे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, दो लूप बना लेते हैं, इस तरह से दो लूप बना लेते हैं। यहाँ पर एक बैटरी लगा लेते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा इस बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, इसका जो ईएमएफ होगा लेट से E1, इसको E1 बोल देते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक बैटरी बना लेते हैं। ठीक है, इसका जो ईएमएफ होगा उसको E2 बोल देते हैं। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा इसको हम लोग R1 बोल देते हैं। अच्छा, आर नहीं बोलते हम लोग, इसको स्मॉल आर बोलते हैं। ठीक है, R1, इसको बोल देते हैं R2। ठीक है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं, इसको बोल देते हैं R3। ठीक है, R1 R2 R3। ओके, यहाँ से जो करंट निकलेगा उसको हम लोग I1 बोल देते हैं, यहाँ से जो करंट निकलेगा इसको हम लोग बोल देते हैं I2। ठीक है, तो बैटरी जो हमारे पास सेकंड वाली बैटरी है उससे I2 करंट निकल रहा है, और E1 जिसका ईएमएफ है उस बैटरी का करंट जो रहेगा वो I1 रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इनका नामांकन कर देते हैं इन पॉइंट का। इसको हम लोग बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B, इसको C, इसको D, इसको ई, कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नियम नहीं है कि आपको लाइन लाइन वाइज चलना है, कुछ भी आप लोग नाम दे सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग ऐप बोल देते हैं। चलिए, तो हमारे पास दो लूप बन रही है, दो हमारे पास लूप बन रही है, दो हमारे पास मैश बन रही है। कौन कौन सी? एक तो ये मैश हमारे पास बन रही है, और एक मैश हमारे पास ये बन रही है, सर्कुलर मैश। ठीक है, तो पहले हम लोग कौन सी सॉल्व करें? पहले हम लोग ये ऊपर वाली कर लेते हैं, ABCDA, क्योंकि ये क्लोज्ड मैश है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं भैया, इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, केवीएल के अनुसार क्या बोला जाता है? केवीएल के अनुसार ये बोला जाता है कि जो हमारा ई है वो क्या रहेगा, आई और आर के इक्वल रहेगा। आई और आर का प्रोडक्ट जब आप लोग कर दोगे उसके इक्वल रहेगा समीशन के। ठीक है, समीशन का साइन आप लोग लगा सकते हो। इसी को हमको ध्यान में रखना है, इसी को हमें ध्यान में रखना है। ओके, चलिए, तो अब आपको एक और बात बता देते हैं, साइन कन्वेंशन आपको बता देते हैं किस तरह से आपको साइन का कन्वेंशन याद रखना है। देखिए, ये है नेगेटिव सिरा, ये है पॉजिटिव सिरा। ठीक है, किसी भी बैटरी में एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जब भी आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, जब भी आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, तब आप लोग ईएमएफ को कैसा लोगे? ईएमएफ को आप लोग पॉजिटिव लोगे, ईएमएफ को आप लोग पॉजिटिव लोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं कुछ इस तरह से, इस तरह से हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसे 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 करके ऐसे, तो ये डायरेक्शन में अगर हम लोग ट्रेवल करते हैं तो यहाँ पर जो E1 है ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और ये जो E2 है, अगर हम लोग इस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो अगर ये इस तरह से आप लोग देखते हो तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये बात हो गई। यहाँ पर एक बार और समझा देंगे आपको, लेकिन अभी आप लोग समझते जाओ, जितना समझ में आ रहा है उतना समझते जाओ। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, काम करते हैं कि अगर हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर हम लोग ट्रेवल करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव में, नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर ट्रेवल करते हैं तो हमारा जो ईएमएफ होगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ईएमएफ जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अभी आप लोग इतना समझ लीजिए। इसके जो नोट्स, प्रॉपर नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये बैटरी के कॉन्सेप्ट में बताया जा रहा है आपको। माइनस से नेगेटिव से पॉजिटिव अगर हम जाएंगे तो हमारे पास जो ईएमएफ होगा उसको हमें पॉजिटिव लेना है। ओके, पर जस्ट अपोजिट आप लोग कर सकते हो, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे अगर हम लोग, पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर हम लोग जाते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा नेगेटिव ई आ जाएगा। ओके, तो ये टर्मिनल के ऊपर बात हो रही है। उसके बाद करंट की डायरेक्शन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, करंट की डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक, करंट की अगर हम लोग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको हमें पॉजिटिव लेना है, इसको हमें पॉजिटिव लेना है। अगर करंट की डायरेक्शन में हम लोग नहीं जा रहे हैं तो इसको हमें नेगेटिव लेना है। ठीक है, ये हमारे पास साइन कन्वेंशन होते हैं। ओके, ये रहेगा। चलिए, तो इसी को देखते हुए हमें चलना रहेगा। ओके, तो हमारे पास पहली लूप कौन सी है? ABCDA, ये हमारे पास पहली लूप है। ओके, ये हमारे पास पहली लूप है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको हम गायब कर देते हैं पूरी तरह से, इसको गायब कर दिया। तो हम लोग मान लेते हैं हमें इस डायरेक्शन में चलना है, ऐसे करके ऐसे हमें चलना है। ठीक है, इस मोशन में चलना है, मतलब DABCD, इस डायरेक्शन में हमें चलना है। ओके, तो ये देख लीजिए, तो अगर हम लोग इस डायरेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पर जो E1 है ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे
तो नेगेटिव से पॉजिटिव अगर हम जाते हैं तो हमारे पास जो ई होता है वो पॉजिटिव आता है, तो हम ई लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और कहाँ पर ई लिखा हुआ है वो देख लीजिए। ठीक है, यहाँ बाय, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला ई आ जाता है हमारे पास। अब इसी को देखिए आप लोग, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अगर हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो ये क्या आएगा, माइनस ई आ जाएगा। तो ये हमारे पास E1 था और यहाँ पर E2 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू आएगा। फिर यहाँ पर नियम ध्यान रखिए, आपको करना क्या है, यहाँ पर ई समीशन करना है और यहाँ पर आपको समीशन में करना है आई और आर को। ठीक है, तो आपने ये साइड को सॉल्व कर लिया है, अब इस साइड को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए फिर से स्टार्ट करेंगे, यहीं से घुमाएंगे फिर से। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, इस आई से होगा, तभी तो हमारे पास आई आर बनेगा। तो I1 और R1 ये हमारे पास बन गया। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन देखनी है हमें, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो देखिए, ये जो I1 है, ये कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ठीक है, करंट के डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे तो इसे हमें पॉजिटिव लेना है। ठीक है भैया, पॉजिटिव हमने ये ले लिया। ओके, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे आता है, यहाँ पे आप लोग फोकस करेंगे, यहाँ पर ये I2 है, यहाँ पर ये I2 है, यहाँ पर R2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं I2 और R2, I2 और R2। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, इनका प्रोडक्ट कर दिया। ओके, चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा, आप देखेंगे। अब साइन की बात आती है, साइन कैसा आएगा, इनका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो ये देखिए, हम इस डायरेक्शन में चल रहे थे, इस डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे थे। अब ये करंट हमारी तरफ आ रहा है, मतलब हमको अपोज कर रहा है, ये हम इस तरफ जा रहे हैं, वो हमारी तरफ आ रहा है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में ये आ रहा है। ठीक है, अभी तक हम लोग करंट के साथ जा रहे थे, लेकिन अब करंट हमारे अपोजिट हो गया है, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई। तो हमने लूप कौन सी वाली सॉल्व कर ली है, ABCDA, ये क्लोज लूप हमने सॉल्व कर लिया। ओके, चलिए, तो आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लूप की, जो कि हमारे पास है BCFE, BCFE। ओके, और आखिरी में क्या आ जाएगा, हमारे पास बी आ जाएगा, क्योंकि ये क्लोज लूप है। ओके, चलिए तो उसको फिर से स्टार्ट करें। हमारे पास बैटरी इस समय ये वाली है, ये हमारे पास बैटरी है, और बैटरी पूरे सर्किट में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही देखने को मिलेगी, जो है E2। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले सर्किट की हम लोग बात कर रहे हैं, नीचे वाले सर्किट की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो बैटरी, इसको हम लोग I2 लिख लेते हैं। ओके, अब दूसरी कोई है नहीं, तो इसको यहीं पर फिनिश करते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं। यहाँ पर हमें आई और आर का मल्टीप्लाई करवाना है भैया, तो यहाँ पर हम लोग आई और आर को ढूंढते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास I2 है, यहाँ पर हमारे पास I2 है, यहाँ पर R2 है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, और इसी डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो I2 माइन I2 और R2 यहाँ पर आ जाएगा आसानी से। ओके, इतनी बात हमें समझ में आ गई। उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पर R3 हमारे पास है, लेकिन इसके लिए करंट कहाँ से आएगा, यहाँ तो हमारे पास I2 था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास I2 नहीं है, यहाँ पर कोई भी करंट नहीं है। तो ध्यान से देखिए, ये जो I1 करंट था, इसको क्लीन करके बताते हैं आपको, यहां से आपको क्लीन करके बताते हैं। ये देखिए, ये जो I1 करंट था, ये इस तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो ये जो करंट है, ये I1 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसी के साथ साथ जो I2 करंट है, वो भी इस तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पर I2 करंट भी आ रहा है, I1 भी आ रहा है और I2 भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास I1 भी आएगा, I2 भी आएगा। ठीक है, I1 भी आएगा और I2 भी आ जाएगा, दोनों करंट हमारे पास आ जाएंगे, और R3 से इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात आती है साइन की, कि साइन कौन सा आएगा। तो हम लोग करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। ओके, करंट भी हमारा इसी तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ओके, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना रहेगा। ओके, समझ में आ गया आपको किस तरह से सॉल्व करना रहेगा दोनों लूप को। ये एग्जांपल आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो, अच्छा एग्जांपल है। ओके, तो इस तरह से आपको लिखना रहेगा। तो लूप आपको समझा दी हमने, किरचॉफ का जो नियम था दोनों आपको समझा दिए, यही नियम है। ओके, इसी तरह से आपको लिखना रहेगा। चलिए, उसके अलावा साइन कन्वेंशन यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है हमने, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार साइन कन्वेंशन हमने नीचे लिखे हुए, दोनों साइन साइन कन्वेंशन हमने लिखे हुए हैं। ठीक है, पढ़ के देख सकते हैं आप लोग। If we travel in the direction of current in a closed mesh, then
प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। उसके बाद बात करते हैं ईएमएफ की। तो इफ वी ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल देन द ईएमएफ इज टेकन एज पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। ठीक है, ये रहेगा। आया सबको समझ में? इस तरह से हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ को फिनिश करते हैं। ओके, चलिए।